हेलो नीलिमा जी। हेलो नीलिमा जी।
Good evening, everybody. Good evening, ma'am. Good evening, Nilima ji. गुड Good इवनिंग. evening, Meena ji. गुड इवनिंग. आपको भी. कैसे हैं आप? बढ़िया. गुड. यस. ओके, आज किया था सुबह बेली ब्रीदिंग आपने? किया प्रैक्टिस? नहीं. ओके, कोई बात नहीं, कल से करिएगा. कैसे हैं नमिता जी? बढ़िया. ओके. Thank you, ma'am. वेलकम. So let's start. It's already 4:06, तो हम लोग प्रेयर स्टार्ट करते हैं. तब तक और लोग ज्वाइन करें. ओके. मुझे पूछना था, अगर किसी ने बेली ब्रीदिंग आज की हो और कोई डिस्कम्फर्ट अगर लगा हो तो प्लीज लेट मी नो. जो भी अभी हैं उनमें से किसी को अगर डिस्कम्फर्ट लगा हो, बेली ब्रीदिंग की प्रैक्टिस अगर की हो जो मैंने कल सिखाई थी, तो प्लीज लेट मी नो. अगर नहीं है तो हम वेट करते हैं और पार्टिसिपेंट्स आएंगे तब हम दोबारा बात करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. यस, चलिए. स्पेक्स अगर पहने हुए हैं तो हटा देंगे. रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद. A gentle smile on your face. Relax yourself completely. Remove all your tensions and worries from your mind. And completely relax yourself. We will practice Kayasthariam, stillness of body for 1 minute. We will not move any part of our body for 1 minute. Just try to observe yourself mentally. Imagine करिए कि आपके सामने एक मिरर रखा हुआ है and you can see yourself in that mirror. Don't move yourself physically, but try to see yourself in the mirror. Your body has become like a statue. आपका शरीर मूर्तिवत हो गया है. आप चाहते हुए भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे. You are completely still. शरीर पूरी तरह से स्थिर. Now join your hands. We will do prayer. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर एवं मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाइए. ओम शांति शांति शांति. Now you rub your palms. Place your palms on your eyelids. Feel the warmth entering into your body. Slowly rotate your hands over your face and gently open your eyes. Just give me 1 second.
Okay. Is there anybody who is joining for the first time today? Is there anybody except Shweta ji? Except Shweta ji, is there anybody who is joining for the first time today? No. Okay. So only Shweta is there who is joining for the first time. Okay, Tanvi also. Okay. So, okay, I'll do a quick recap of 5 minutes of yesterday's class and then we'll move ahead. Okay. हम जल्दी से एक रिकैप करेंगे कल जो हमने किया था उसका एंड उसके बाद हम आज का स्टार्ट करेंगे. ओके. सो यस्टरडे हमने जो किया था उसमें सबसे पहले मैंने स्पाइन का इम्पोर्टेंस बताया था. व्हाई स्पाइन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना. स्पाइन हमारे लिए क्यों, रीढ़ की हड्डी जो है हमारे शरीर की, वो क्यों शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. और ये हमें लगता है कि दिस इज अ फिजिकल ऑर्गन, बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स डिवाइस इन आवर बॉडी जो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर लेवल पे काम करती है हमारी बॉडी में. योगा स्टूडेंट्स जो है वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने कल ज्यादा उसको लिया नहीं था. मैंने स्पिरिचुअल और मेंटल का टच नहीं किया था, मैंने ओनली फिजिकल इंपॉर्टेंस पे ही बात की थी. लेटर ऑन अगर हमें टाइम मिला तो आई डिस्कस दैट आल्सो, बट लग नहीं रहा क्योंकि 6 दिन काफी कम पड़ रहे हैं मुझे पूरा टॉपिक कवर करने में. ओके. सो कल हमने बात की थी कि स्पाइन जो है वो हमें फिजिकली बैलेंस रखने में, चलने फिरने में, खड़े होने में, और पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्पाइन के थ्रू ही काम करता है. दिस इज बेसिकली दिस इज कंट्रोल सिस्टम. दिस इज ब्रेन. दिस ब्रेन, आवर ब्रेन इज एक्सटेंडेड थ्रू स्पाइन, है ना. हमारी बॉडी का जो पूरा कंट्रोल सिस्टम है वो स्पाइन के थ्रू ही काम करता है. तो दैट वाज द इम्पोर्टेंस. एंड उसके बाद मैंने एनाटॉमी थोड़ी सी डिस्कस की थी. उसके लिए मैंने ये 2-3 स्लाइड्स शेयर किए थे. आपको क्विक रिवीजन में करवा देती हूँ. ये देखिए, जब हम दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले हमारा स्पाइन डेवलप होता है. सबसे पहले स्पाइन बनता है हमारा. उसके बाद हमारा जो, जब हम बेबी होते हैं तो बच्चा जब छोटा होता है, मतलब जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसका स्पाइन सी शेप में होता है, और लेटर ऑन जैसे जैसे वो डेवलप करता है वैसे वैसे ये कर्व स्पाइन के डेवलप होते हैं. ये हमारे स्पाइन का बैक व्यू है और ये हमारे स्पाइन का साइड व्यू है. ओके. तो मैंने बताया था ये जो गर्दन के स्पाइन्स हैं ये सर्वाइकल कहलाते हैं. ये 7 वर्टिब्रास होते हैं. ये आपके आज्ञा चक्र के पीछे, आज्ञा चक्र से लेके गर्दन तक, मींस आपके आईब्रो सेंटर से लेके यहाँ शोल्डर तक, ये ब्राउन कलर में जो दिख रहे हैं 7 वर्टिब्रास हैं, ये सर्वाइकल कहलाते हैं. C1 से C7. This middle. Hello, yeah, we can't see your screen. Is it shared? Oh, just a second. Just give me 1 minute. Just a second. Is it visible now? Yes, yes. Okay. मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि ये कल का टॉपिक है, हमें आज का कवर करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ. तो ये देखिए, ये जब हम वर्ल्ड में जब हम आते हैं, माँ के गर्भ में जब हम आते हैं, तो ये सबसे पहले हमारा स्पाइन डेवलप होता है. उसके चारों तरफ, मतलब दिस इज द सेंट्रल एक्सेस ऑफ आवर पर्सनालिटी, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, एनर्जी वाइज, हर तरह से दिस इज द सेंट्रल एक्सेस. जिसका स्पाइन जितना सीधा होगा, आप देखिएगा उस बंदे का विजन उतना ही क्लियर होगा. आपका स्पाइन जितना हेल्दी और फिट होगा, आप पूरी लाइफ आप उतने ही हेल्दी और फिट रहेंगे. आप अपने आसपास चेक कर सकते हैं, जो लोग एकदम हमेशा टॉल बैठते हैं उनको बहुत कम इश्यूज होते हैं, मेडिकल इश्यूज, मतलब हेल्थ इश्यूज उनके बहुत कम होते हैं. मेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली दे आर गुड. तो ये हमारी क्वालिटीज होती हैं. उसके बाद जब हम दुनिया में आते हैं तो स्पाइन इज इन सी शेप, इस तरह से. और फिर ये आपका सर्वाइकल कर्व, कॉन्केव डेवलप होता है. उसके बाद जब हम सिटिंग करने लगते हैं, मतलब जब हमारी गर्दन स्टेबल हो जाती है, तब ये वाला कर्व डेवलप होता है ऊपर गर्दन में. और उसके बाद लास्टली जब हम खड़े होने और चलने लगते हैं तो ये दोनों कर्व्स एस शेप में डेवलप हो जाते हैं. ओके. दिस इज एन एडल्ट स्पाइन. ये हमारा पीछे से जब हम बैक साइड से देखते हैं तो व्यू है, एंड दिस इज द साइड व्यू ऑफ अ स्पाइन. एंड ये जो ब्राउन कलर में है, दीज आर सर्वाइकल वर्टिब्रास. हमारे जो पूरे स्पाइन में टोटल वर्टिब्रास होते हैं, दे आर 33. तो ब्राउन कलर में जो मैंने शो किए हैं, दे आर सर्वाइकल वर्टिब्रास. ये हमारे आईब्रो सेंटर के बैक से लेके और हमारे शोल्डर तक आते हैं.
ठीक है, अगर मेडिकल टर्म में डॉक्टर से आप बात करेंगे तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम में डॉक्टर आपको C1 C3 इस तरह से बात करता है। उसके बाद ये जो पर्पल कलर में है, ब्लूइश कलर में जो है, ये हमारे थोरेसिक वर्टिब्रास है, ये हमारे चेस्ट रीजन में होते हैं। ठीक है, ये ज्यादा मूवेबल नहीं होते हैं क्योंकि ये हमारे रिब केज से जुड़े हुए होते हैं। ओके, मेन हमारा जो एरिया होता है जहाँ पे हमें पेन डेवलप होता है वो होता है ये लंबर रीजन। ये जो येलो कलर में मैंने शो किया है, दिस इज आवर लंबर रीजन, लोअर बैक। इसमें आपके 5 वर्टिब्रास होते हैं जो और वर्टिब्रास से ज्यादा ब्रॉड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि यहीं पे आपकी बॉडी का जो सबसे ज्यादा वेट आता है जब भी आप काम करते हैं या जब भी आप वेट लिफ्ट करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर फोर्स कहीं पर आता है तो आपके लोअर बैक में आता है। दिस इज दिस येलो रीजन। ओके, उसके बाद 5 वर्टिब्रास आपके ये ग्रीन कलर में होते हैं। ये 5 वर्टिब्रास हैं लेकिन ये हमेशा फ्यूज रहते हैं, मतलब ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये हमारे दोनों हिप बोन से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये आपको फ्यूज्ड लग रहे हैं। बट दीज आर 5 वर्टिब्रास। इनको जैसे इसको कहते हैं C1 से C7, ये T1 से T12, ये हैं आपके L1 से L5, और ये हैं आपके S1 से S5। तो मेजरली जो प्रॉब्लम ज्यादातर लोअर बैक की होती है वो आपके ये जो होते हैं L1 L2, सॉरी L1 से लेके L5 और S1 से लेके S5, उसमें से भी और ज्यादा प्रोन जो होते हैं बैकेक के लिए वो होते हैं आपके L3 से लेके S2 तक। ये रीजन जो होता है ये आपका सबसे ज्यादा मार झेलता है पूरी आपकी डेली एक्टिविटीज। सबसे नीचे होता है आपका कॉक्सिक्स रीजन जो आपके पेल्विक रीजन को सपोर्ट करता है, आपकी सिटिंग और अदर एक्टिविटीज को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, सबको सपोर्ट करता है। उसके बाद मैंने बताया था कि ये हमारे जो सारे ऑर्गन्स हैं किस तरह से स्पाइन से कंट्रोल होते हैं, किस तरह से इनके कौन कौन से एरियाज में कौन कौन से ऑर्गन्स कनेक्टेड रहते हैं स्पाइन से, ये मैंने आपको बताया था कल। उसके बाद मैंने डिटेल में शेयर किया था कि कौन कौन से एरियाज में कौन कौन सी नर्व्स निकलती हैं। हमारा जो पूरा स्पाइन है इसमें से हमारी सारी नसें, जो हम हमारी बोलचाल में हम नसें बोलते हैं जिनको, नर्व्स, वो सारी हमारे स्पाइन से ही निकलती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ कैसे वो कंट्रोल होती हैं और उनमें अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स लग सकती हैं, वो सब मैंने कल इसमें डिस्कस किया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये बताया था कि किस तरह से ये बैक पेन आजकल बढ़ता जा रहा है और उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्या बेसिकली क्या बैक पेन के रीजंस हैं ज्यादा, ये मैंने कल डिस्कस किया था, लो बैक पेन के रीजंस। उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन जो निकल के आया था वो था आपका मसल स्पाज्म, मतलब आपका टेंशन जो होता है मसल्स में, जो टेंशन होता है, स्पाज्म होता है, नॉन एक्टिविटी ऑफ मसल्स, है ना, उसके कारण जो दर्द होता है वो सबसे कॉमन होता है। उसके बाद मैंने ये सारे रीजंस आपसे डिस्कस किए थे। एंड उसके बाद मैंने बताया था कि आपको इमरजेंसी सिचुएशंस क्या होती है, मतलब जबकि आप लोअर बैक को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो सारी सिचुएशंस कौन कौन सी हैं ये मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। ओके, तो यहाँ तक हम कल कर चुके हैं यहाँ तक। अभी आज आगे चलते हैं। यस, चलिए, एक मैंने आप लोगों को शेड्यूल भी शेयर किया था मेरा 6 डेज का, पूरी वर्कशॉप का, कि क्या क्या हम करने वाले हैं और क्या क्या हम कवर करेंगे। तो आज का मैं बता देती हूँ, 6 डेज का तो अब रिवाइज करना संभव नहीं है। आज हम क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आज हम करेंगे डूज एंड डोंट्स। अगर हमको बैक पेन है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ पेन, कितने तरह का बैक पेन हमें हो सकता है। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्यों हमें बैक पेन ज्यादा मॉर्निंग में होता है, मतलब मॉर्निंग में उठते ही लोगों को सबसे ज्यादा बैक पेन क्यों होता है। आपको पता है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा अगर होती है तो मॉर्निंग में होती है, उसका रीजन क्या है और अगर ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद उसको कहते हैं अक्यूट पेन, है ना, तो उस अक्यूट पेन में हम क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज उस समय आप फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, उस समय आप क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये हमारा आज का शेड्यूल रहेगा, तो लेट्स गो अहेड। ओके,
कैन यू सी माई स्क्रीन? मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes. Yes. ओके Yes. ओके। तो can anybody read this out? This one sentence only. Heyam dukkham anagatam. Yes, this is हेयम दुखम अनागतम, है ना? इसको मैंने ब्रेकअप करके बोला है, हेयम दुखम अनागतम। ये पतंजलि मुनि जो योगा के प्रणेता थे, उन्होंने योग सूत्र में ये सूत्र दिए थे बहुत सारे, उसमें से ये एक सूत्र है योग का, हेयम दुखम अनागतम। डोर बंद करके ये सूत्र मैंने क्यों लिया है आज? क्योंकि इसको ही बेस बना के मैं आगे चलने वाली। इसका मीनिंग पहले हम समझते हैं। दिस इज हेयम मतलब टू स्टॉप, मतलब रोक देना। दुखम मतलब दुख, क्लेश, कष्ट हमें जो भी है। अनागतम मतलब जो अभी तक आए नहीं है, है ना, जो आने वाले हैं भविष्य में। तो हेयम दुखम अनागतम मतलब जो अभी तक कष्ट हमारी लाइफ में आए नहीं है, अभी तक जो दुख हमारी लाइफ में आए नहीं है, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, है ना? तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? उसको रोकने के लिए ही हम जो आज के हमारे डूज एंड डोंट्स हैं वो फॉलो करेंगे, है ना? मान लीजिए किसी को माइल्ड बैक पेन है, किसी को एक्यूट बैक पेन है, किसी को क्रॉनिक बैक पेन है, एनी टाइप ऑफ बैक पेन, तो आप क्या करेंगे? अब जो हो गया वो तो हो गया, अभी आपको बैक पेन है उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना? जो अभी तक हो चुका उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो बैक पेन आगे बढ़े नहीं, या जिसको बैक पेन नहीं है उसको आगे ना हो, इसके लिए हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इसलिए हमने लिखा हेयम दुक्कम अनागतम, मतलब जो हमें आगे आने वाला कष्ट है उसको हम आज ही रोक देंगे। कैसे रोकेंगे? प्रैक्टिस के द्वारा। तो इसलिए हमने ये डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट बनाई है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे साथ में। ओके, तो फर्स्ट इज डू फॉलो दीज डूज एंड डोंट्स, है ना, ताकि आप एग्रेशन को प्रिवेंट कर पाए अपने लोअर बैक में। अदरवाइज क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी, और हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आपकी एक वीक में ठीक हो सकती है उसके लिए आपको महीनों बेड में गुजारने पड़े, क्योंकि बैक प्रॉब्लम ऐसी ही है, जिसको होती है वो जानता है कि कितनी अनबेरेबल होती है और कितना लंबा उसका ट्रीटमेंट चलता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो पिछले 5-6 साल से भी बैक पेन से परेशान है, लेकिन उनका आज भी 100% दे आर नॉट रिकवर, है ना? तो इसलिए हम फॉलो करेंगे ये सारे रूल्स हमारे लाइफ में। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल रूल्स की। उसमें सबसे पहला है कि गिव इम्पोर्टेंस टू योर बॉडी, डोंट नेग्लेक्ट योर बॉडी, है ना? सबसे पहले सबसे जरूरी बात यही है, क्योंकि कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना? बहुत मुश्किल से 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है, और उसपे भी ये स्वस्थ सुंदर शरीर मिलना हमें अपने आप में ईश्वर का एक वरदान है। तो इसलिए हमें इसकी पूरी केयर करनी चाहिए। Do adopt right postures for sitting, walking, sleeping and relaxing. This is most important because हमारी हर एक्टिविटी में पोस्चर्स करेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आपका पोस्चर डिस्टर्ब हुआ, आपकी स्पाइन का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। तो अलाइनमेंट चेंज होते ही उसमें डिफॉर्मिटी डेवलप होने की संभावनाएं क्रिएट हो जाती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले, हम सीक्वेंस से चलेंगे। हम रात को सोते हैं, उसके बाद हमारा दिन जब शुरू होता है, कब शुरू होता है? जब हम बेड से उठते हैं, ठीक है? तो इफ यू आर हैविंग बैक पेन, तो आपको सिंपली नहीं उठना है, आपको अनकॉन्शियसली नहीं उठना है बेड से। आप कैसे उठेंगे? आप टर्न होंगे एक साइड में, आप सीधा नहीं उठेंगे, अदरवाइज वो सबसे पुअर पोस्चर होगा आपका, पुअर मूवमेंट होगा, क्योंकि पूरा आप जो प्रेशर है वो अपनी स्पाइन को देंगे, जबकि उस समय स्पाइन आपका प्रेशर झेलने की सिचुएशन में नहीं होता है बिल्कुल भी, है ना? तो हम जब उठेंगे तो कैसे उठेंगे? हम टर्न हो जाएंगे एक साइड में, कोई भी एक करवट लेंगे, उसके बाद हाथ का सपोर्ट लेंगे बेड पे, ठीक है? हाथ का सपोर्ट लेने के बाद टमी को अंदर टक करेंगे। टमी को अंदर टक करने से क्या होगा? आपके जो कोर मसल्स है ना, वो पूरे आपके स्पाइन को सपोर्ट करेंगे, और फिर आप उठेंगे। तो क्या होगा? अगर आपको बैक पेन है तो आपको बहुत इजीली उठना संभव हो जाएगा। जिन लोगों को उठने में तकलीफ होती है या कड़ापन रहता है, वो इस तरह से उठेंगे बेड से। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिए, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। आप करवट लेंगे, आप हाथ का सपोर्ट लेंगे, हाथ का सपोर्ट लेने के बाद आप टमी को टक करेंगे अंदर, मतलब पेट को अंदर खींचेंगे, और फिर बेड से उठेंगे, उठ के बैठेंगे। आप डायरेक्टली उठ के नहीं बैठेंगे अगर आपको बैक पेन है तो। ओके, ये आपका उठने का तरीका हो गया। अब आप उठ गए, उठने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं? वॉश बेसिन पे जाते हैं ब्रश करने के लिए। ओके, तो उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम जनरली ऐसे झुक के ब्रश करते हैं, वो आपको नहीं करना है, बिकॉज जैसे ही आप झुके, आपने
अटैक कर दिया अपने लोअर स्पाइन पे, सारा प्रेशर वहीं जाने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा वी शेप में पैर रखेंगे, पैर ऐसे नहीं रखेंगे, पैर ऐसे रखेंगे, है ना। कीप अ गैप इन योर लेग्स, ताकि क्या होगा, आपका जो बॉडी का वेट है वो आपके दोनों लेग्स पे इक्वली आएगा, तो आपका स्पाइन अपने आप थोड़ा सा अलाइन रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लीन होना है, जैसे अगर आपको आगे झुकना है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपने लेग्स में गैप रख लिया, आप थोड़ा सा पीछे गए और बिल्कुल स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए थोड़ा सा आगे बेंड होगी और आपके हिप्स पीछे की तरफ जाएंगे, जिससे कि आपका स्पाइन एकदम सीधा रहेगा। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, आप एकदम वॉश बेसिन के पास में आइए और उसके बाद अपना ब्रश कीजिए, मतलब आपने दोनों पैर अपने वी शेप में रखे, इस तरह से गैप रखा दोनों पैरों में, एक हाथ का सपोर्ट ले लिया, एक हाथ को आप वॉश बेसिन पे टिका लीजिए और उसके बाद आप ब्रश करना स्टार्ट कीजिए, तो आपका स्पाइन पे प्रेशर कम आए। ओके। तीसरी बात, आपको सीढ़ियां जो है वो कभी भी स्पीड से नहीं चढ़नी है, क्योंकि स्पीड से जब भी हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारा स्पाइन कभी भी सीधा नहीं रहता, हमारी कमर कभी भी सीधी नहीं रहती, वो इस तरह से टिल्ट हो जाती है ना। आप चढ़ के देखिए, आप आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे, अगर आप लीन हो जाएंगे, बेंड तो नहीं होंगे, लीन हो जाएंगे अगर आप भागते हुए सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो है ना, नॉट पॉसिबल क्या। तो इसलिए आप एकदम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे कि आपकी कमर एकदम सीधी रहे। जहां तक पॉसिबल हो आप लोग लिफ्ट यूज करेंगे, अवॉइड करेंगे सीढ़ियों से चढ़ना। उसके बाद आता है हमारा सिटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में सब लोग सिटिंग में काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है बैक पेन की सिचुएशन। इसका एक ही रीजन है, पुअर पोस्चर। सबसे पहले कंटिन्यूअस सिटिंग को अवॉइड करना है, ये हम सब जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, है ना, वी ऑल नो। लेकिन फिर भी 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, व्हाटएवर वी आर डूइंग। काम करना जरूरी है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वी कैन गिव ब्रेक, है ना। हम अपना ब्रेक ले सकते हैं आफ्टर एवरी 40 मिनट एटलीस्ट एक बार आप खड़े हो जाइए। अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं तो आप एक बार खड़े हो जाइए, अगर आप खड़े होके काम कर रहे हैं तो आप एक बार बैठ जाइए। तो होगा क्या, आपके जो मसल्स 1 घंटे से आप खड़े थे अगर, तो जो मसल्स एकदम टायरिंग हो गए, एकदम स्टिफ हो गए हैं, उनको जैसे ही आप बैठेंगे तो उनको रिलैक्स मिलेगा, वो टेंशन रिलीज हो जाएगा वहां से। अगर आप 1 घंटे से बैठे हुए थे और आप खड़े हो गए, तो थोड़े से वहां के मसल्स की स्टिफनेस कम होगी, वो मोबाइल हो जाएंगे, अगेन यू विल गेट रिलैक्स। ओके। इसलिए चेंज ऑफ पोस्चर आफ्टर एवरी 30-40 मिनट्स वो बेस्ट क्योर है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगर बैक पेन है तो आपको जमीन पे नहीं बैठना है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई एम सॉरी, मैं कहाँ हूँ। ओके, इफ यू आर हैविंग बैक पेन, I'll repeat the process entirely, those who don't understand Hindi. When you wake up, don't straightforwardly wake up, just turn one side, and turn to one side, take your hand support and tuck your tummy inside and then get up from there, okay, so that your lower back muscles will not get pressure. Then after, when you go for brushing your teeth, then don't just a second. Yeah, when you go to wash basin, then please don't lean over your wash basin, okay. Just keep a little distance between both your feet. Keep your feet legs like this in V shape, okay, so that some distance is there between your feet, and then you start your process. And keep your body close to your wash basin, don't keep a distance. Never climb up your stairs in a hurry. Don't run towards your stairs. Always climb up or down your stairs very slowly, keeping your spine straight. As far as possible, use lift wherever possible, don't use stairs, okay. Now take a break after every 40 minutes, every 30-40 minutes, take a break. If you are standing since last 30-40 minutes, then better you sit down, and if you are standing since last 40 minutes, then better you stand up and take a walk, okay.
नेक्स्ट, डोंट सिट क्रॉस लेग ऑन फ्लोर। हमें जमीन पे आलती पालती मार के या सुखासन में या पद्मासन में नहीं बैठना है, क्योंकि ये सारे आसन जो होते हैं, ये सारे पोस्चर्स जो होते हैं, ये डायरेक्टली लोअर स्पाइन पे प्रेशर डालते हैं। ओके, हमें हमेशा, अगर पहली बात तो अगर बहुत ज्यादा बैक पेन है तो आपको जमीन पे बैठना ही नहीं है। आपको जमीन पे नहीं बैठना, सोफे पे नहीं बैठना, बेड पे भी नहीं बैठना। 3 चीजें आपको अवॉइड करनी है, बिकॉज सोफे और बेड जो होते हैं ना, वो सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट होते हैं तो जब आप बैठेंगे तो आपका स्पाइन नीचे जाएगा, है ना, पेल्विक रीजन जो है वो नीचे जाएगा। इफ यू sit on the cushiony surface like, है ना, bed or sofa etc., then don't avoid that surface. Use a chair to sit down and don't sit cross legs on floor. Or if you are comfortably you can sit on floor, then use Vajrasan. वज्रासन I will show, नीलिमा जी will demonstrate later. वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, उसमें या नीलिमा जी एक बार दिखा दीजिए। I will yeah, just a second, I will spotlight her. Yeah, everybody can see Nilima ji? Yes. Okay, so Yes. नीलिमा जी एक बार साइड से भी दिखा दीजिए। This is the side view, and एक बार पीछे से भी दिखा दीजिए, पीछे से। ओके, है ना, keep your toes joined together, है ना, put your buttocks on your soles and sit comfortably. This posture automatically keeps your spine straight. अगर इस पोस्चर में आप बैठते हैं तो आपको चिंता करने की या ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, आपको आपका स्पाइन जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट ही रहने वाला है अगर आप इस तरह से बैठते हैं। नी पेन हो तो बैठ सकते हैं वज्रासन में? नी पेन हो तो हाँ, नहीं, अगर नी पेन है तो नहीं बैठेंगे वज्रासन में। अगर नी पेन है तो वज्रासन में नहीं बैठेंगे। वज्रासन वैसे भी थोड़ा मतलब अगर आपकी शुरू से आदत नहीं है तो इट इज अ डिफिकल्ट आसन टू सिट। आप 2 मिनट से ज्यादा उसमें नहीं बैठ पाएंगे, 5 मिनट, 2 मिनट 5 मिनट, इट इज हार्ड टू सिट। लेकिन अगर आपकी आदत है, आप पहले से बैठते हैं, तो बेटर यू कैन सिट इन वज्रासन, अदरवाइज यूज चेयर। चेयर पे आप बैठ सकते हैं। चेयर पे भी आप कैसे बैठेंगे, चेयर पे आप बैठिए और पीछे ना एक पिलो का सपोर्ट लीजिए। चेयर पे पीछे पिलो का सपोर्ट लीजिए और नीचे अपने फुट को भी रेस्ट करने के लिए जो पाटा टाइप आता है ना, जिसपे जो हम बाथरूम में रखते हैं, थोड़ा सा 1 फीट का जिसका हाइट होता है, वो पाटे पे रखिए, तो दैट विल बी द आइडियल सिचुएशन टू सिट। अगर आप घर में बैठने की, मैं घर में बैठने की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से आप बैठ सकते हैं। दैट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू सिट। I just wanted to ask one question. या Can प्लीज, हु इज देयर? हाँ, मीनल चौहान। हाँ, बोलिए मीनल जी। हाँ, मुझे ये पूछना था, वज्रासन में बैठ नहीं पाती क्योंकि उंगलियां मेरी पैर की दुखने लगती है। वो अच्छा, पोर्शन जो होता है उसमें बैठ ही नहीं सकती। मैं आधा मिनट भी बैठूंगी ना तो उंगलियां बहुत मतलब दर्द करने लगती है। आपको इसका नीज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, नीज का प्रॉब्लम नहीं है, पर उंगलियां, पैर की उंगलियां दर्द करती है बहुत। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, पैर की उंगलियों के साथ साथ आपको एंकल के आसपास भी पेन फील होता है? हाँ हाँ। हाँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू। ऐसा ना कोई भी एक शीट या मोटा टॉवल या कुछ भी लेने का, है ना, उसको ऐसा रोल करिए, ओके। है ना, ऐसा रोल किया। ओके, और इसको ना आपके जो एंकल जॉइंट है उसके हाँ। नीचे रख लीजिए और फिर बैठिए। ठीक है? What about मुझे knee problem है तो how should I sit?
आपको नहीं, अगर आपको नी प्रॉब्लम है तो आप वज्रासन में नहीं बैठिए, मत बैठिए, वो आपका नी प्रॉब्लम बढ़ सकता है, बिकॉज नाउ यू आर 40 प्लस ना, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर यू टू सिट इन वज्रासन। आप चेयर यूज करिए, Okay. हाँ, आप चेयर यूज करिए। एंड दूसरा मुझसे जिसने पूछा था उनके लिए मैं ये बता रही हूँ, इस तरह से जिसको भी अगर ऐसा डिस्कम्फर्ट लगता है, मतलब नी प्रॉब्लम नहीं है, केवल एंकल के आसपास, मतलब फुट एरिया में आपको डिस्कम्फर्ट लगता है, उसको, उसके लिए मैं ये बता रही हूँ, कुछ भी मैट या टॉवल या बेडशीट इस तरह से रोल कीजिए और उसको अपने एंकल जॉइंट्स के नीचे प्लेस कर लीजिए। तो हाँ। आप देखिए, आप जितना आप बैठ पा रहे हैं ना, अगर आपका 1 मिनट का कैपेसिटी है तो आप 1.5 मिनट बैठ पाएंगे, अगर आपका 2 मिनट का कैपेसिटी है तो आप 3 मिनट बैठ पाएंगे, और ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज, और फिर एक सिचुएशन Okay. आएगी जब आपको दर्द होना खत्म हो जाएगा। अभी ऐसा इसलिए होता है कि आपकी आदत नहीं है बैठने की, है ना? हाँ हाँ, वही आदत नहीं है, कभी बैठे नहीं इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरा वेट देखिए कितना है, लेकिन मैं 15 मिनट आराम से वज्रासन में बैठती हूँ बिना किसी डिस्कम्फर्ट, है ना? हाँ, क्योंकि मेरी बचपन से, मतलब बचपन से नहीं, लेकिन हाँ लगभग पिछले आदत 20 है। साल से मेरी आदत है वज्रासन में बैठने की। हम्म। और ओके कोशिश ओके। कीजिए डेली ना, अगर डेली खाने के बाद ना थोड़ी 1 मिनट बैठिए वज्रासन में, खाना खाने के बाद, तो वो आपके खाने के बाद? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी आदत भी पड़ जाएगी, उससे आपकी हैबिट में भी आ जाएगा वो। अच्छा, तुरंत डेली, खाने के बाद बैठना है? हाँ हाँ, दिस इज द ओनली आसन यू कैन ट्राई, यू कैन डू आफ्टर योर मील्स। खाना खाने के बाद वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता ओके ओके, आई विल है। ओके, ट्राई। या, थैंक। नेक्स्ट हम लोग टॉयलेट सीट्स जो हैं वो इंडियन टॉयलेट्स हम यूज नहीं करेंगे, वेस्टर्न में जाएंगे। एंड उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया, सोफा या डीप सीट्स पे हम नहीं बैठेंगे। और अगर कोई डीप सीट है, डीप सीट का मतलब जिनकी की चौड़ाई ज्यादा होती है ना, कई बार हम देखते हैं कि हम बैठ गए लेकिन उसके बाद में जो हमारा बैक सपोर्ट है वो काफी पीछे होता है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि फिर हम ऐसे बैठेंगे या फिर हमें प्रॉपर आराम नहीं मिलेगा बैठने में। तो जैसे मैं हमेशा, मुझे प्रॉब्लम है ना, तो ये देखिए मैं हमेशा पिलो रखती हूँ मेरे पीछे, दिस पिलो इज देयर, है ना? चेयर पे बैठती हूँ तो मैं हमेशा पिलो पीछे रख के बैठती हूँ बैक सपोर्ट के लिए। इस तरह से आपको भी, आपका जो बैक साइड है, मतलब चेयर का जो बैक है, सोफे का या चेयर का जो बैक है, और आपका जो बैक है, आपकी जो कमर है, उसके बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। जो गैप है उसको फिल कर लीजिए कुशन या तकिया लगा, तो आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, आप आराम से बैठ पाएंगे 1 घंटे तक। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। This is the ideal situation to sit on a chair for a healthy spine. ठीक है, ये वर्किंग लोगों के लिए मैंने निकाला। दिस इज योर, जो आपका स्क्रीन का टॉप है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए। आपकी चेयर जो है वो आपके थाइस को सपोर्ट करे अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर, एक सेकंड, ये जैसे ये चेयर है, ये थाइस को देखिए पूरा सपोर्ट कर रही है ना? और इनके, ये देखिए पैर जो है वो जमीन में टिके हुए हैं पूरी तरह से, है ना? और पैर का जो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये देखिए। ओके, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि ये देखिए आपके शोल्डर्स रिलैक्स रहने चाहिए, फोर आर्म्स जो है वो रेस्ट करें, आपका चेयर जो है वो, आपका बैक जो है वो चेयर से सपोर्टेड रहे। तो दिस इज अ आइडियल पोस्चर व्हाइल यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर। नेक्स्ट, लिफ्टिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी आप सामान कुछ लिफ्ट करते हैं, हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो होती है ना लिफ्ट करने से ही होती हैं। ये लास्ट ईयर मुझे भी हुआ था, आई वॉज ऑलमोस्ट रिकवर्ड, पर मैंने दिवाली पे दरियां धोई थी, दरियां ना जो गद्दे के नीचे हम लगाते हैं, दरियां धो के और मैंने उठा ली और मेरा बैक पेन मुझे वापस आ गया, रिकवर होने के बाद वापस आ गया था। ओके, इसलिए दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जब भी आप कुछ भी उठाते हैं तो आप कमर से नहीं झुकेंगे, ठीक है? पहले नीज को बेंड करिए, फिर झुकिए और फिर कोई सामान उठाइए, है ना? और अपनी लेग मसल्स को यूज कीजिए रादर देन योर बैक मसल्स। और अगर आपको कमर में दर्द है तो कोई भी सामान उठाने से पहले बेटर है कि आप लंबर बेल्ट यूज करें, जो हमारा कमर वाला बेल्ट आता है ना, पट्टा, वो तो एक रख ही लीजिए घर में। अगर आपको कमर दर्द रहता है तो आपको लॉन्ग ट्रेवल करना है, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करना है, आपको अभी ऐसा है जैसे दिवाली की सफाइयां चल रही हैं, आपको सामान बार बार उठाना है, तो बेटर यू यूज अ लंबर बेल्ट दैट विल सपोर्ट योर स्पाइनल मसल्स, है ना? तो आपको मसल स्पाज्म वगैरह नहीं होगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम सामान उठाते हैं तो कई बार क्या करते हैं, हम कमर से ट्विस्ट होकर सामान उठाते हैं,
तो उसमें कमर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। अगर आपको मुड़, जैसे आपको जरूरत है कि ऐसे साइड से सामान उठाना है, कमर से ना मुड़ के आप पैरों से ट्विस्ट करके फिर सामान उठाइए। उसके अलावा आपके जो हैवी आइटम्स हैं उनको क्या होता है ना, हम अपने से दूर मत रखिए। अगर आपको कोई भी हैवी सामान उठाना है तो शरीर से दूर ना रख के उसको शरीर के पास रखिए। आप जितना क्लोज रखेंगे खुद से आइटम को, उतना आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है। और सामान का जो वेट है, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे बाजार से सब्जी लाए, है ना, अब सब्जी भी अगर आप एक बार में हफ्ते भर की लाते हो तो कम से कम 10-12 किलो सब्जी हो जाती है। सब्जियां फ्रूट्स मिला के 10-12 किलो हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, वो एक बड़ा बैग उठा के और ऐसे चलते हैं, है ना। होगा क्या, जब आप एक बैग उठाओगे 10-12 किलो का, तो आप अपने आप ऐसा हो जाओगे ना, एक साइड थोड़ा टिल्ट हो जाओगे क्योंकि आपका एक हाथ, तो वो गलत सिचुएशन है। आप 2 थैले यूज करो, दोनों में 5, मतलब दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल वेट डालो और 2 हाथों से 2 थैले पकड़ो। उससे क्या होगा, आप सीधे रहोगे। क्योंकि जब आप ऐसे होके चलोगे ना, तो एक साइड के मसल्स पे ज्यादा प्रेशर आएगा और लेटर ऑन वो आपको बैक पेन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो भी। और अगर ऑलरेडी बैक पेन है तो वो ऑलरेडी आपके लिए हार्मफुल है। तो इसलिए एक साइड में वेट लेके नहीं चलेंगे दोनों। और कई बार बच्चों की आदत होती है, बच्चों की क्या, मैं बच्चों के पापा को भी देखती हूँ कि ऑफिस जा रहे हैं और एक साइड में उन्होंने बैग हैंग किया हुआ है अपना लैपटॉप का। लैपटॉप में भी वेट कम नहीं होता है। लैपटॉप का जो बैग होता है उसमें टिफिन जाता है और सब एसेसरीज जाती है, तो वो कम से कम 20 किलो का हो जाता है। और उस बैग को आप एक शोल्डर पे अगर हैंग करके डेली जाओगे तो आपका अल्टीमेटली आपके जो मसल्स हैं वो टेयर होने ही वाले हैं, है ना। मसल्स परेशान होने ही वाले हैं बेचारे। एक ही उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका कि एक कंधे पे लेके जा रहे हो, दोनों को बराबर दो ना। ठीक है। तो दोनों पे दोनों साइड पे इक्वल वेट रहना चाहिए। और ओके, अपने से ऊपर वेट उठाने की कोशिश मत कीजिए अगर आपको बहुत ज्यादा बैक पेन है। और लंबर बेल्ट तो हमेशा मैंने बोला ही है आपको, जब भी आप लिफ्ट करेंगे कुछ भी सामान तो आप बेल्ट यूज करेंगे। ये देखिए, ये एक हम देख लेते हैं, दिस इज प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक। ये जो ऊपर रेड लाइन से है, दिस इज रॉन्ग। ये देखिए, अगर आप ऐसे झुकेंगे, है ना, ये आप झुकते हैं उठाते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। ये आपको दर्द दर्द आएगा। ओके, ये दिस इज द राइट पोजिशन। स्क्वेट कीजिए, बेंड कीजिए नीज को, स्क्वेट कीजिए और फिर लिफ्ट कीजिए उसमें। और 3 स्टेप्स में सामान को उठाइए। पहले थोड़ा ऊपर उठाइए, नीज तक लाइए, पेट तक लाइए, फिर ऊपर उठाइए, इस तरह से। और अपनी बॉडी से क्लोज रखिए। देखिए, जो मैंने पहले बोला था, ये बॉडी से दूर रखा हुआ है इन्होंने, ये इन्होंने बॉडी से पास रखा हुआ है सामान को। तो नीचे वाला जो है, दैट इज द राइट वे टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमें लिफ्टिंग करनी है सामान की। उसके बाद ये मैंने आपको भी बता ही दिया कि एक सिंगल हैवी बैग नहीं लेके हम दो बैग हल्के हल्के लेंगे। अच्छा, ये सॉरी, ये ट्रैवलिंग के लिए है इंस्ट्रक्शंस। यस, ट्रैवलिंग में भी हम कई बार क्या करते हैं, एक ही लगेज बहुत बड़ा कर लेते हैं। उसकी जगह बेटर है कि आप 2-3 लगेज छोटे छोटे कर लीजिए और एक शोल्डर पे ना करके दोनों शोल्डर पे लेके जाएंगे एंड लंबर बेल्ट यूज करेंगे। उसके बाद कई बार क्या होता है, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में क्या होता है, हमें स्टोरेज ऊपर होती है ना, हमें हमारे सर के ऊपर सामान रखना होता है। अभी वहां तो रखना ही पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम अटैची या बैग उठा के ऊपर नहीं रखेंगे, उसको हम स्टेप्स में करेंगे। कैसे करेंगे, पहले अपने सामान को उठा के सीट पे रखिए, सीट से उठा के शोल्डर लेवल पे लेके आइए, शोल्डर लेवल से फिर उसको ऊपर रखिए। तो ये आप जब 3 स्टेप्स में करेंगे ना, तो एक साथ वो प्रेशर नहीं आएगा आपकी स्पाइन पे। ठीक है। उसके अलावा जब आप कार में, ट्रेन में, प्लेन में ट्रेवल करते हैं, तो आप अपने साथ एक अपना लोअर बैक का सपोर्ट लेकर जाइए। साथ में सपोर्ट अपना कैरी कीजिए। ज्यादा है हमें लगता है कि लगेज कौन कैरी करेगा इतना, तो एक काम आप कर सकते हैं, वो जो आपका अपना ब्लो करने वाला एक पिलो आता है ना, प्लास्टिक का पिलो आता है ब्लो करने वाला, यू कैन कीप दैट विद यू। वो आपका कोई लगेज भी कैरी नहीं होगा, कुछ वेट भी आपका नहीं बढ़ेगा और इजीली आप फोल्ड करके कहीं भी उसको रख सकते हैं। तो दैट इज अ गुड सपोर्ट। ठीक है। इस तरह से आपको, मतलब प्लीज मेक श्योर कि योर बैक इज इन वेरी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स कंडीशन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। ओके, नाउ कम टू ड्राइविंग। जब हम खुद ड्राइव करते हैं, है ना, व्हेन यू ड्राइव योरसेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फर्स्ट, डोंट ओवर प्रेशर योर टायर्स, है ना। आपकी स्कूटी है, आपकी गाड़ी है, स्पेशली ये जो 2 व्हीलर्स होते हैं उनके लिए ये पॉइंट है। आपका जो स्कूटी का टायर है वो ओवर प्रेशर कभी भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको जर्क्स ज्यादा आएंगे, है ना। अगर टायर एकदम भरा हुआ है तो वो ज्यादा गाड़ी बम्प करेगी ना,
बम्पी राइड्स, बम्पी सरफेस पे, तो आपको जर्क आने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए ऑलवेज मेंटेन टायर प्रेशर 1 psi लेस देन रेकमेंडेड। जितना चाहिए उससे आप 1 psi लेस ही रखिए उसको, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, बम्पी राइड्स पे आप नहीं जाएंगे, गड्ढे वगैरह अवॉइड करेंगे। और ऑलवेज वेयर अ लंबर बेल्ट व्हेन यू आर ड्राइविंग इफ यू आर हैविंग अ बैक पेन, ठीक है। और डोंट ड्राइव अ डीप सीट कार। डीप सीट का मतलब वही हुआ जो मैंने अभी सोफे के लिए आपको बताया था। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी के बैक के और आपके बैक के बीच में डिस्टेंस है, प्लीज कवर द डिस्टेंस विद एनी कुशन और पिलो और समथिंग, ठीक है। उसके बाद लंबर बैक ऑलवेज होना चाहिए। डोंट ड्राइव अ लो सीट कार। लो सीट कार कौन सी होती है? जिनकी सीट नीची होती है, हाइट में नीची होती है। जब हाइट में सीट अगर नीची होगी तो क्या होगा, आपका जो स्पाइन है, जब आप बैठेंगे ना, तो मान लीजिए ये सीट है ना, ये नीची है और मैं यहाँ बैठ रही हूँ, तो क्या होगा, ये ऐसे स्पाइन पीछे की तरफ जाएगा, मतलब हमारे घुटने ऊपर हो जाएंगे और हमारा जो लोअर, हमारे जो हिप्स हैं, हमारा बटक्स वाला जो पोर्शन है वो नीचे जाएगा, अगर सीट नीची है तो, है ना। तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर अस। तो अगर ऐसा है ना, तो आपको अगर आप ऐसी किसी कार में बैठ रहे हैं तो आप उस पर एक पिलो रख लीजिए। बैठने से पहले एक पिलो रख लीजिए, पिलो के ऊपर बैठिए ताकि उसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए। और अगर आप खुद की कार खरीद रहे हैं तो प्लीज कीप दिस फैक्ट इन माइंड कि बहुत नीची सीट की कार आप ना खरीदें। अपनी सीट की फर्मनेस, डेप्थ और एलिवेशन, ये सब आप चेक कर लें कार खरीदने से पहले, ओके। और जब आप कार खुद ड्राइव कर रहे हैं, एक पैर आपका अगर उस पे है एक्सेलरेटर पे, तो दूसरे पैर को आप फुटरेस्ट पे रखेंगे, सीधा जमीन पर नहीं रखेंगे, फाइन। दिस इज वाइल एक्सरसाइजिंग। यहाँ पे मैंने उन लोगों के लिए पॉइंट्स लिए हैं जो ट्रेडमिल पे या खुद एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अदर देन योगिक एक्सरसाइजेस, बिकॉज योगिक एक्सरसाइजेस के कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैं कल लेने वाली हूँ, या मैं स्टेप बाय लूंगी, जैसे जैसे मैं सिखाती जाऊंगी वैसे वैसे मैं लेती जाऊंगी, तो वो साथ साथ चलते रहेंगे। यहाँ पे मैंने उन लोगों के लिए बताया जो खुद एक्सरसाइज करते हैं अदर देन योगा। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेक इट अ रूल कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी ही करनी है इन एनी फॉर्म, आप कुछ भी करिए, पर आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ओके। लेकिन एक्सरसाइज अपने आप शुरू नहीं करेंगे, बैक एक है तो प्लीज कंसल्ट योर थेरेपिस्ट, योर डॉक्टर, योर एनी पर्सन हु कैन गाइड यू। अंडर गाइडेंस ही आपको एक्सरसाइज करनी है। और जॉगिंग आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज जॉगिंग में क्या है, लोअर बैक पे आपके जर्क आएगा, प्रेशर आएगा और वो परेशान करने वाला है। जो लोअर बैक के पेशेंट्स हैं उनके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है वॉकिंग, है ना। जितना आप वॉक करेंगे दैट इज वेरी गुड फॉर यू, ओके। हार्ड शूज आप यूज नहीं करेंगे, सॉफ्ट कुशन के शूज यूज करेंगे। और ट्रेडमिल जो है, ट्रेडमिल जो इंक्लाइंड वाला होता है ना, इस तरह से स्लैंटिंग जैसा, वो आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें अगेन जैसा मैंने सीढ़ियां चढ़ने के लिए बताया था, अगर आप भाग के सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आप ऐसा हो जाएंगे, आपकी स्पाइन जो है ना कुछ कुछ ऐसे टिल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ट्रेडमिल भी जो है ना वो इंक्लाइंड वाला इस तरह से यूज नहीं करना, उसको फ्लैट कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल रख लीजिए उसके प्लेटफॉर्म को, ट्रेडमिल के को, अगर आपको यूज करना है तो। उसके बाद बेंडिंग एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी है, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप अंडर गाइडेंस करेंगे और पूछ के करेंगे कि मतलब आपको कौन सी आपके लिए एडवाइजेबल है और कौन सी नहीं है। इसके बाद ईटिंग एंड स्लीपिंग। ईटिंग पे मैं परसों भी लेने वाली हूँ थोड़ा सा टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा आज बताएंगे। ब्रिस्क वॉक आप खाना खाने के बाद नहीं करेंगे, पहले करेंगे। उसका रीजन ये है, स्टमक फुल होने के बाद अगर आप वॉक करेंगे दैट विल नॉट बी कंफर्टेबल फॉर यू। आपको करना है तो आप खाना खाने से पहले कर सकते हैं, ओके। खाना खाने के और एक्सरसाइज के बीच में आपका 30 से 45 मिनट का गैप होना जरूरी है। आप एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद खाना नहीं खाएंगे, और अपने वेट का और हाइट का ध्यान रखते हुए ही फूड लेंगे, ओके। और बिल्कुल तुरंत खाना खाते ही हम सोने नहीं जाएंगे, 2-3 घंटे का गैप मेंटेन करेंगे। ये कल किसी ने मुझसे, शायद नीलिमा जी आपका क्वेश्चन था ये, कि विच टाइप ऑफ मैट्रेसेस वी शुड यूज। तो दिस इज विस्को इलास्टिक मैट्रेसेस। ये विस्को इलास्टिक गद्दे जो होते हैं ये अच्छे होते हैं। हम जो देखते हैं ना बहुत अच्छे होटल्स में जो होते हैं, बहुत ज्यादा वो बम्पी, मतलब बहुत ज्यादा अल्ट्रा सॉफ्ट जो गद्दे होते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं।
फरवरी में मैं और मेरी फैमिली गोवा गए थे, मेरे बच्चे इतने खुश थे होटल में एंटर करते ही, बिकॉज गद्दे जो थे वो इतने मोटे गद्दे और एकदम मतलब हाथ रखो तो पूरा अंदर चला जाए, डाइव कर रहे हो आप उसके गद्दे के अंदर, इतने सॉफ्ट। लेकिन दे आर नॉट गुड फॉर अस। मतलब हम वहां पे 3 दिन रुके, लेकिन 3 में से 1 दिन भी ना तो हम ठीक से सो पाए, और सबको बैक पेन की प्रॉब्लम थी। वी वर 20 पीपल टुगेदर, सबको बैक पेन का इशू हो गया था वहां पे सोने से, क्योंकि दैट मैट्रेस वाज नॉट कंफर्टेबल। उसके अलावा आपको मतलब आपको सोते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपका स्पाइन जो है वो मैक्सिमम कंफर्टेबल पोजीशन में रहे। सोने का मैं आपको और डिटेल में बताना चाहूंगी, क्योंकि सोने वाला चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो लोग पीठ पे सोना चाहते हैं ना, अगर आपको बैक पेन है और आपको बैक पे सोना पसंद है, आपको पीठ के बल सोना पसंद है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपको जो आपने नीलिमा जी ने आपको जब बेली ब्रीदिंग बताई थी, तो मैंने कहा था लेग्स को फोल्ड कर लीजिए। वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। आपको अपने नीज के नीचे ना 1 या 2 पिलो रख लेने, है ना, सो दैट क्या होगा, आपके नीज थोड़े से बेंड हो जाएंगे, और आपका जो ये है ना, ये लोअर बैक रीजन, ये क्या होगा, आपके बेड से टच होगा, तो आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा इससे। और जो आपके पिलो की हाइट रहेगी वो बहुत ज्यादा आपको नहीं रखनी है, आपको लो या मीडियम हाइट का ही पिलो लेना है। अगर एक पतला तकिया आपको लेना है अगर आप बैक पे सोते हैं तो। दोज हु आर बैक स्लीपर्स, please use a thin pillow, cervical pillow, or like just I showed you na, like roll a bed sheet and keep it below your head like this. You can use like this. Okay, back sleepers. Now coming to side sleepers, जो लोग साइड में टर्न होके सोना प्रेफर करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दे कैन टेक अ मीडियम हाइट पिलो, है ना, थोड़ा सा हाइट ज्यादा हो सकता है उनका, थिक पिलो हो सकता है। और उनको मैं एडवाइस करूंगी कि वो अपने जो घुटने दोनों नीज के बीच में, है ना, कीप 1 or 2 पिलोज बिटवीन बोथ योर नीज। आपके दोनों जो घुटने हैं उनके बीच में आप तकिया इस तरह से ना, ये दोनों घुटनों के बीच में तकिया रख के आप सोइए। कीप 1 or 2 पिलोज इनटू योर between your knees, that will help for a good alignment of your spine. Now stomach sleepers, जो लोग उल्टा सोते हैं, है ना, this prone position is best for back pain patients, because इसमें क्या होता है ना, आपके स्पाइन पे प्रेशर नहीं होता। लेकिन ये तभी अच्छा है जब आपको बहुत एक्यूट पेन है ना, आपको बहुत ज्यादा पेन है और आप नहीं सीधा सो पा रहे हैं, तो ये गुड है। अदरवाइज हमें ऐसे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज बाकी सारे ऑर्गन्स का सिस्टम इससे डिस्टर्ब होता है। When you are having acute pain, then this sleeping position is ideal for you, but don't use any kind of pillow when you are sleeping on your stomach, okay, because otherwise you will have problem in your neck. If you are using a pillow in while sleeping on stomach, you will get a problem in your neck. So don't use any kind of pillow if you are sleeping on your stomach. Okay, that's all. If any doubt or any query regarding this, so you can ask. अभी तक किसी को कुछ भी डाउट है? ना इसके ऊपर हल्का रखना, तेज दबाव नहीं डालना। अभी वो वहाँ कानपुर में मिली थी। ये मास्क कहाँ गया? तेरी शक्ल बदली पड़ी है। ओए somebody is unmute, please mute himself. बता, मास्क नहीं पहना, भैया से मास्क मंगा। मास्क पहन लेना इसको। क्या है? नहीं बाबू, नहीं किसी को भी मास्क तो फिर बचा के, है ना, मालिश कर तेरे से। Please mute yourself. अली उसको अंदर छुपा के, बन गई शक्ल ही बदली लग रही है आपकी। रेनू जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उसी से जस्ती है। धोले हाथ धोले, सैनिटाइजर लगा ले ऊपर से। शुक्र है बैठ गई हूँ, आसमान साफ है। जस्ट अ सेकंड मैम, आप अनम्यूट कर दीजिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जस्ट अ सेकंड। होता है। ओके हाँ, यहाँ तक किसी को अगर कुछ डाउट है या क्वेरी है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव अहेड।
Okay, so I think nobody has anything, so let's move ahead. अभी हम बात करेंगे बैक पेन के टाइप्स पे. ओके, तो अभी काफी सारा हमारी बातें हो गई हैं, इसलिए एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं, ठीक है? उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा. Okay, let me tell you a story, and I will ask you some questions also. Okay, so there are a few students, है ना? One is Shweta. श्वेता नाम की एक लड़की है जो 10 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, ठीक है? और आकाश नाम का एक लड़का है, वो भी 10 किलोमीटर चलता है, लेकिन उसको चलने में ना 1.5 घंटा लगता है. तो आपको क्या लगता है कौन फास्ट चल रहा है और किसकी हेल्थ ज्यादा अच्छी है? I think it should depend on person's age, height, body. Very smart answer. Very smart answer. Very smart answer. Very good. This is the thing I wanted to tell you actually. तो डेफिनेटली हम अगर सोचेंगे तो हमको लगेगा श्वेता इज फास्टर एंड शी इज हेल्थियर. लेकिन अगर हम सोचें कि जो जहाँ पे वो चल रहे हैं, है ना, जहाँ पे वो चल रहे हैं, श्वेता जो है वो एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ट्रैक पे चल रही है, लेकिन आकाश जो है वो एक सैंडी ट्रैक पे चल रहा है. तो हमारा आंसर वापस हो जाएगा आकाश. ओके, अब अगर हमें पता चलता है कि श्वेता इज 50 इयर्स एंड आकाश इज 25 इयर्स, तो हम फिर सोचेंगे कि नहीं यार, श्वेता इज हेल्थियर, अभी 50 साल की एज में भी चल रही है. फिर हमें पता चलता है कि आकाश इज 140 kg एंड श्वेता इज ओनली 30 kg, तो हमें पता चलेगा कि यार फिर तो आकाश ज्यादा अच्छा है क्योंकि इतना वेट लेके कैरी कर रहा है. तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो ओपिनियन है, हमारे जो जजमेंट्स हैं, हमारा जो डिसीजन है वो चेंज होता जाएगा ना. हम किसको बेटर मानते हैं ये हमारा चेंज होता जाएगा. जब और हमारी लाइफ में भी यही होता है. कई बार ऐसा होता है कि हम अपना कोई भी डिसीजन या ओपिनियन जो होता है बहुत सुपरफिशियली या हेस्टिली सोच लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि हम जस्टिस नहीं कर पाते, ना तो अपने साथ और ना तो दूसरों के साथ, बिकॉज लाइफ इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरीबडी, है ना. तो इसी तरह से क्योंकि सबके रिसोर्सेज अलग हैं, सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबके प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो उनके सॉल्यूशंस भी अलग अलग हैं. तो सेम चीज हमारे बैक पेन के साथ भी है. बैक पेन इज एवरी बैक पेन इज नॉट द सेम. ओके, तो बैक पेन भी आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके जो आपका स्ट्रक्चर है फिजिकल, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग टाइप का बैक पेन होगा और आप उसके लिए आपको अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स लेने पड़ेंगे. तो हम हर बैक पेन के लिए हम सेम उस पर नहीं जा सकते. एक you all can see my screen, no? My screen is visible, no? No. No, ma'am. Just a second. No, ma'am. No, ma'am. Is it okay now? Yes. Yes, yes. Okay. So this is how every back pain differs, है ना. सबको बैक पेन होता है, लेकिन उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं. किसी का गलत पोस्चर है, किसी का कुछ लिफ्टिंग है, किसी का प्रेगनेंसी है, कुछ और रीजन है, वो अलग अलग हो सकता है. तो जो बैक पेन का जो ड्यूरेशन होता है उसके हिसाब से हम उसको ना डिवाइड कर सकते हैं 3 तरह से.
ठीक है। अगर आपको बैक पेन अचानक हुआ, ओके, अचानक बैक पेन हुआ और कुछ दिनों में या 1-2 हफ्ते में आपका बैक पेन विद इन अप टू 6 मंथ्स, 1 महीने तक आपका ठीक हो जाता है, तो उसको हम एक्यूट बैक पेन के कैटेगरी में रखते हैं। अगर आपका बैक पेन 3 महीने तक चलता है, 1 महीने से 3 महीने तक आपका बैक पेन रिकवरी में लेता है, तो उसको हम सब एक्यूट बैक पेन कहते हैं। और वो बैक पेन जो आपको 1 साल से ज्यादा परेशान करता है, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक बैक पेन। तो अब हम इन पे अलग अलग बात करेंगे। इसके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मैंने हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो अचानक होता है, आप समझने के लिए समझ सकते हैं, जो अचानक होता है दैट इज एक्यूट बैक पेन, और जो लंबा चलता है दैट इज क्रॉनिक बैक पेन। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो हमने स्पाइन का स्ट्रक्चर समझा था, थोड़ा सा हम उसमें आज और डिटेल में जाएंगे ताकि हम उसको समझ पाए। We had discussed the structure of spine yesterday. We will discuss a little more today so that we can understand better. So yesterday I had told you the back view and the side view of us थी हमारे साइड व्यू पे, और पीछे से हमारा स्पाइन कैसा दिखता है उस पे। ये जो है ये हमारा स्पाइन का टॉप व्यू है। मतलब अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको स्पाइन कैसा दिखेगा, है ना। अगर मेरे सर के ऊपर से आप मेरा स्पाइन देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ अ स्पाइन। ओके, सो ये देखिए, लाइक दिस इज अ होलो शेल, और इस तरह से स्पाइनल नर्व्स जो है ना, वो इस तरह से ये जो है ये स्पाइन का पीछे का हिस्सा है। ओके, ये जो हम पीछे, अगर आप किसी की कमर पे हाथ लगाएंगे तो पीछे से ये हड्डियां आपको चुपती हुई, हम हाथ लगाते हैं तो चुपता है ना पीछे से। दीज आर द फेसेट जॉइंट्स, है ना। और ये वो होलो स्पेस है जो मैंने आपको कल बताया था, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। all our spinal nerves passes through a tube like structure that is between this hollow cavity. Okay, these are the spinal nerves of each and every organ of our body. इस तरह से ये स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये स्पाइन में से पास होते हैं। ठीक है, these are the facet joints. These are the facet joints जो हमको पीछे से हाथ लगाने पे चुभते हैं। ओके, एंड ये बोनी स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो बोनी स्ट्रक्चर। और ये जो का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द डिस्क। दिस डिस्क इज प्लेस्ड बिटवीन टू वर्टिब्रास। ओके, and this entire structure is protected by your ligaments and your muscles, है ना। ये ligaments और ये आपके muscles, ये ligaments और muscles क्या करते हैं आपको, what this disc do, जो दो vertebrae के बीच में आपकी disc है, that is your shock absorber. ओके, जब आपकी बॉडी पे कोई जर्क लगता है, आप कहीं गड्ढे में गिर जाते हो, आप कूदते हो, आप जॉगिंग करते हो, तो जो सारा शॉक आपकी बॉडी पे, आपके स्पाइन पे लगता है ना, वो सारे शॉक एब्जॉर्ब कौन करता है, आपके डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो दो वर्टिब्रल्स के बीच में जो डिस्क होती है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। एंड ये जो मैंने दिखाया, दिस मसल्स एंड दिस लिगामेंट्स, ये क्या काम करते हैं, ये आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आपका जो स्पाइन मूव करता है ना, योर स्पाइन्स मूवमेंट, बेंडिंग, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग, वो सब जो आप कर पाते हैं ना, उसके लिए जरूरी है ये मसल्स और लिगामेंट्स का फ्लेक्सिबल होना, उनका स्ट्रॉन्ग, है ना। इसलिए हम बात करते हैं आसन की और एक्सरसाइज की, क्योंकि हमको इन दोनों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो कल जो हमने बेली ब्रीदिंग सीखी थी, वो इसीलिए सीखी थी कि वो बेली ब्रीदिंग में हमने क्या किया, एब्डोमिनल मसल्स को पूरा
पूरा एक्सरसाइज दिया था, उनको पूरा स्ट्रेच किया था, है ना। तो वो आप जब वो करेंगे तो आपके कोर और मजबूत करेंगे। तो ये जो प्रेशर आपका लोअर स्पाइन पे आता है ना, ये सारा झेलती है आपकी मसल्स और लिगामेंट्स। और अगर हम प्रॉपर्ली इनको हैंडल नहीं करते हैं तो ये वेयर एंड टेयर इस तरह से हो सकता है। ओके, उसके बाद चलते हैं हम डिस्क पे। अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि दो वर्टिब्रस के बीच में डिस्क होता है, जस्ट आई शोड यू डिस्क स्ट्रक्चर बिटवीन टू वर्टिब्रास, है ना। These are the vertebras, bony structure, brown colored, and the gray color is disc, है ना. This disc is placed between two vertebras. Okay, so this is the normal disc. This is degenerated disc. This is bulging disc. This is herniated disc, and this is thinning disc, and this is degeneration of disc with osteophyte. तो इन सब का मैं एक्सप्लेन करूंगी. ये आपका नॉर्मल डिस्क है. ओके, ये आपका डीजेनरेटेड डिस्क है. तो इसमें टेंशन वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं है. अगर हम में से कोई भी एमआरआई करवाएगा ना, तो उसकी स्पाइन के कुछ वर्टिब्रास में डिस्क डीजेनरेशन निकलेगा ही निकलेगा, बिकॉज आफ्टर 20 और 25 years everybody gets disc degeneration. This is nothing exceptional. Okay, तो nothing to worry. ये जरूरी नहीं, इसकी वजह से कई बार पेन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है. इट्स नॉट मैंडेटरी कि यू आर हैविंग डीजेनरेशन इन डिस्क तो यू विल हैव अ बैक पेन. ओके, ये आपका डिस्क बल्ज है और ये डिस्क हर्निएशन है. ये इसी को हम स्लिप डिस्क कहते हैं. ये जो दो कंडीशंस है ना, इन्हीं को हम स्लिप डिस्क कहते हैं. तो इसको समझेंगे एक तरह से. ये देखिए, दिस इज योर डिस्क. दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर इज योर डिस्क, व्हाट आई शोड यू अर्लियर. ओके, तो ये जो आउटर रिंग है आपका ब्लू कलर का, है ना, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. जैसे टायर होता है ना, गाड़ी का टायर, आप वैसा समझ सकते हैं. गाड़ी के टायर के बीच में अगर मैं जेली जैसा कुछ भर दूं, सेम स्ट्रक्चर ये आपके डिस्क का होता है. और ये दो वर्टिब्रास के बीच में प्लेस्ड होती है, तो इस तरह से ये आपके शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है. तो दिस लेफ्ट साइड व्यू इज अ हेल्दी डिस्क, अ नॉर्मल डिस्क, एंड the right side view is a herniated disc. Okay, तो ये जो डिस्क है, कई बार क्या होता है, प्रेशर के कारण या वेयर एंड टेयर के कारण या एकदम से जर्क लगने के कारण क्या होता है, ये जो आपका अंदर लिक्विड था ना, जेली वाला, ये इसको प्रेस करता है बाहर. किसको? आउटर रिंग को. तो जब ये ऐसे प्रेस करता है ना, तो क्या होता है, दिस आउटर लेयर, जो आपकी आउटर लेयर थी ना, दिस कम्स आउट, ये बाहर आ जाती है. तो अभी लिक्विड बाहर नहीं आया है, लिक्विड डिडंट कम आउट, बट द आउटर लेयर गॉट डैमेज्ड एंड इट केम आउट स्लाइटली, है ना. ये डिस्क, दिस इज कॉल्ड डिस्क बल्ज. तो ये कभी कभी इसमें पेन का कारण हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि इफ यू आर हैविंग अ बल्ज डिस्क तो यू विल गेट अ पेन. और ये भी जरूरी नहीं है कि आपका डिस्क बल्ज हुआ है तो आपकी कोई नर्व प्रेस होगी, लेकिन हो भी सकती है. दोनों कंडीशन पॉसिबल है. एंड दिस इज हर्निएटेड डिस्क. अब हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये जो एन्युलर ये है आपका बीच का जो लिक्विड है, ये इसको क्रॉस करके यहाँ से ये हर्निएट हो जाती है, ये रप्चर हो जाती है आपकी आउटर लेयर, और ये जो लिक्विड है ये बाहर निकल जाता है. ये जेली लाइक लिक्विड बाहर निकल के, और ये जो आपकी ये स्पाइनल नर्व है, इस नर्व को प्रेस करता है. तो जब ये नर्व प्रेस होती है ना, तब आपको बैक पेन के साथ साथ और इश्यूज भी आने लगते हैं. अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व है. अगर आपकी साइटिका नर्व होगी तो आपको हैमस्ट्रिंग में, यानी कि कूले से आपकी हिप बोन से लेकर के आपको टोज तक, आपकी हील तक आपको पेन फील होगा. अगर कोई और नर्व है तो आपको, मतलब इसमें कुछ भी, आपको जो नर्व है उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स आ सकते हैं. आपको पैर में झुनझुनी आ सकती है, आपके ब्लैडर मूवमेंट्स या बाउल मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट डिस्टर्ब हो सकता है, आपके पैर सुन्न हो सकते हैं, है ना. कुछ भी आपको इसमें प्रॉब्लम, आपके रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है. उसमें कुछ आपको जैसे वो नमनेस आ सकती है. तो ये जब ये, अगर ये नर्व प्रेस होती है ना, तो थोड़ा सा सिचुएशन हमारे लिए डिस्टर्बिंग हो जाता है. मतलब दिस इज डिस्टर्बिंग सिचुएशन. ये देखिए, इस तरह से ये डिस्क को फाड़ के लिक्विड बाहर निकल जाता है, और ये यहाँ पे इसको आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रहा है. ठीक है, गॉट इट? सबको समझ में आया ये?
ऑल गॉट इट? किसी को कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट इज थिनिंग ऑफ डिस्क. ये थिनिंग ऑफ डिस्क जो है ये आपके दो वर्टिब्रास के प्रेस होने के कारण होता है. प्रेशर जब दो वर्टिब्रास में कंटिन्यूअसली ज्यादा प्रेशर लगता है या कुछ और भी पोस्चरल डिफेक्ट्स अगर होते हैं तो ये डिस्क जो होती है वो थिन हो जाती है. ये भी कई बार एबनॉर्मल उसमें काउंट होती है. एंड ये जो लास्ट है दिस इज यू कैन कॉल्ड आर्थराइटिस टाइप ऑफ सिचुएशन है, जिसमें कि आपके जो स्पाइन है वो थोड़ी सी उसकी जो फॉर्मेशन है वो गड़बड़ होने लगती है. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्क. आई थिंक दिस इज क्लियर ना? नोबडी हैव एनीथिंग टू आस्क? सो अब मैं चलूंगी कि हमें दर्द सुबह सुबह क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे. मॉर्निंग पेन हमको क्यों होता है? ओके, अभी मैंने जो आपको बताया डिस्क वाला, तो हमारा जो ये डिस्क है ना जो दो वर्टिब्रास के बीच में होता है, द डिस्क वी आर हैविंग बिटवीन टू वर्टिब्रास व्हेन वी आर इन रिलैक्सिंग पोजीशन, तो क्या होता है हमारी जो डिस्क है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है. व्हेन वी रिलैक्स आवर डिस्क एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, एंड व्हेन वी आर एक्टिंग, व्हेन वी आर इन एक्शन, तब हमारी जो डिस्क होती है वो वाटर को रिलीज करती है बॉडी से, है ना? दिस इज अ फैक्ट. तो सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कब होता है? रात के टाइम होता है, व्हेन वी आर स्लीपिंग. ठीक है, उस समय आपकी जो डिस्क होती है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करती है आपकी बॉडी से, और जो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं यानी कि सोडियम, पोटेशियम, वो सब उसको ऑस्मोसिस कहते हैं. बायोलॉजी और योगा स्टूडेंट्स विल रिलेट इजीली. तो हमको उसमें नहीं जाना है, ऑस्मोसिस में हम नहीं जाएंगे. आप सिर्फ ये समझिए कि आपकी डिस्क जो है वो रात को वाटर एब्जॉर्ब करती है ज्यादा, और दिन में जब हम एक्शन में होते हैं, हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या हम चलते फिरते हैं, तो वो वाटर रिलीज करती है. ओके, तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे. मान लीजिए मैं अभी सो के उठी, हाँ, मैं सो के उठी, तो ये मेरे दो वर्टिब्रास है, मेरे जो दो हाथ है ये वर्टिब्रास है, और ये मेरी डिस्क है ना? तो जो डिस्क मेरी रात में, ये मेरी रात में जो डिस्क थी इसने पानी पी लिया अच्छे से और ये फूल गई. इसीलिए आप देखेंगे अगर आप हाइट चेक करेंगे ना अपनी, तो मॉर्निंग में आपकी हाइट आधा इंच आपको ज्यादा मिलेगी. ठीक है, वो इसीलिए होता है. अभी क्या डिस्क फूल गई ऐसा, सॉरी, हाँ मुझे कोई मॉडल ठीक से नहीं मिला, तो मैं इसी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ये जो डिस्क है इसने रात को पानी पी लिया और अभी ये फूल के ऐसी हो गई. ठीक है, अब ये देखिए, अब ये जो है ना ये ज्यादा मूवेबल कंडीशन में है, मतलब इजीली मूव हो सकती है ये ऐसे. अगर मैं ये डिस्क को ऐसा प्रेस कर दूं, जैसे जैसे मैं दिन में एक्टिविटी करूंगी, क्या होगा, मेरी डिस्क ऐसा प्रेस हो जाएगी. प्रेस हुई तो क्या हुआ, ये देखिए ये ज्यादा ज्यादा ना टच कर रही है, मतलब ज्यादा वर्टिब्रास को टच कर रही है ना ये. अगर ये ऐसे हो गई तो क्या हुआ, इसका ये सरफेस कम हो गया, है ना? जैसे ये फूल जाएगा तो मेरे हाथ को ये कम टच कर रहा है ना, मेरे हाथ को ये कम टच कर रहा है. अगर मैंने इसको ऐसा प्रेस कर दिया तो मेरी हथेलियों पे इसका टच बढ़ गया. आपको मेरी बात समझ आई सबको, है ना? तो ये Yes. अभी, हाँ, तो अगर ये इस कंडीशन में है तो क्या होगा, इजीली मूवेबल है ये, अभी इजीली मूवेबल है, अभी ये इजीली मूवेबल है. और अगर मैंने इसको ऐसा प्रेस कर दिया तो क्या होगा, ये इजीली हिलेगा नहीं. Got it? तो सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह हमारी ये वाली कंडीशन होती है डिस्क की. और जब हम, एक चीज और है, जब हम आगे की तरफ बेंड करते हैं, व्हेन वी बेंड फॉरवर्ड, तो क्या होता है हमारी डिस्क जो है ना वो पीछे जाती है, क्योंकि वर्टिब्रास आगे होते हैं और डिस्क पीछे जाती है. ओके, न्यूक्लियस पीछे जाता है. और जब हम पीछे झुकते हैं, जब हम एक्सटेंशन करते हैं, तो क्या होता है हमारी डिस्क जो होती है वो आगे जाती है. ओके, दिस इज अ रूल. तो अगर आप सुबह सुबह उठे और आपने सुबह सुबह फॉरवर्ड बेंडिंग की, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ओके मीना जी, आई विल गिव यू. हाँ, तो व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो क्या होता है कि ये डिस्क जो है वो आपके अभी वाटर से भरी हुई है, तो इजीली मूवेबल है ना? जैसे ही आपने बेंड किया आगे, तो क्या होगा, उसके बहुत ज्यादा चांसेस है पीछे जाने के, यानी कि डिस्क प्रोलैप्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. आपको पता है स्लिप डिस्क का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को मॉर्निंग में ही होता है. एकदम से कट की आवाज आती है और वो प्रॉब्लम हो जाती है, और वो पेन इतना अनबेरेबल होता है, उसको मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने खुद में भुगता है वो, है ना? तो दैट इज वेरी 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 क्रिटिकल सिचुएशन
जब आपको स्लिप डिस्क का पेन होता है। तो मैं बात कर रही थी कि मॉर्निंग में पेन ज्यादा क्यों होता है, तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि मॉर्निंग में पेन ज्यादा हमें क्यों होता है ना, क्योंकि आपके डिस्क की मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो अवॉइड करिए आगे झुकना, मॉर्निंग में आगे झुकना अवॉइड करिए। अगर आपको बाई चांस झुकना पड़ता है तो आपको कोई चीज उठानी है, मान लीजिए आपको शूज पहनने हैं, तो क्या करेंगे, चेयर पे बैठ जाएंगे और फिर पहनेंगे, झुक के नहीं उठाएंगे। आप चेयर पे बैठ जाइए और अगर आपको कुछ उठाना है तो साइडवेज झुक के उठाइए, आगे झुक के मत उठाइए। आगे झुक के उठाएंगे तो न्यूक्लियस के पीछे जाने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कल भी मैंने ये बात बताई थी कि जो योगा स्टूडेंट्स हैं या जो योगा प्रैक्टिशनर्स हैं वो ये चीज नोट करें, जब भी वो सुबह उठते ही अगर योगा करेंगे तो वो फॉरवर्ड बेंडिंग उनके लिए इजी नहीं होती, जबकि वो अगर 11-12 बजे के बाद या शाम को करेंगे तो आपका स्पाइन इजीली फॉरवर्ड बेंड होता है, मतलब ज्यादा होता है जितना आपका सुबह होता है उससे। ओके, तो ये कारण है। और एक कारण और हो सकता है, अगर आपको सुबह उठते ही बैक पेन हो रहा है तो जो मैंने पहले बोला आपको, उसका एक कारण आपका मैट्रेस भी हो सकता है। तो प्लीज चेंज योर मैट्रेस। आप ऐसा कर सकते हैं कि ट्राई अ न्यू बेड फॉर 2-3 days। अगर आपको बैक पेन में बेटर लगता है, दैट मीन्स योर मैट्रेस इज ट्रबलिंग यू। ओके, तो नीलिमा जी आप ये कर सकते हैं, आप अपना एक बार दूसरे गद्दे पे सो के देखिए, या फिर ये आप, मेरे ख्याल से आप तो गद्दे पे ही सो के देखिए, क्योंकि आपका मुझे नहीं लगता और कोई इश्यू होगा। आप अपना मैट्रेस चेंज करके देखिए, है ना। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अभी इसके बाद क्या होता है, ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली होती है व्हेन समबडी इज स्टक विद बैक पेन। अचानक से कट की आवाज आई और आप जहां थे, मतलब ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही होता है, ज्यादातर मॉर्निंग में होता है, लेकिन स्लिप डिस्क कभी भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। कई बार ऑफिस से चेयर से उठते वक्त हो जाता है, कई बार किसी को बेंड होते वक्त होता है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उस पर हम आज बात करेंगे। ओके, आज टाइम ज्यादा हो गया। एक सेकेंड। उस पे सबसे पहली बात तो ये है कि अपने को अपनी मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना है ना। मेंटली आपको एकदम पॉजिटिव रहना है और बहुत स्ट्रांग रहना है, क्योंकि जब तक आप मेंटली स्ट्रांग है ना, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कीप योरसेल्फ पॉजिटिव, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, कि नेगेटिविटी को अपने अंदर आने ही नहीं देना है। और हमें डे 1 से कोशिश शुरू कर देनी है उसके लिए, है ना। बिकॉज no matter how bad thing you go, you are still way ahead of everyone who isn't even trying। मतलब जो कोशिश ही नहीं करेगा उसे मिलेगा क्या। तो हमें कोशिश करते रहनी है और हार नहीं माननी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें वो पेन स्टार्ट होता है हम लेट जाएंगे अगर हम हैं तो, अदरवाइज जो पेशेंट है उसको लेटा दीजिए। और उस कंडीशन में सबसे अच्छा होता है आपका प्रोन पोजीशन, मतलब पेट के बल लेटना। ओके, लाई डाउन ऑन योर स्टमक। और कैसे लेटना है आपको, नीलिमा जी एक बार आपको बताएंगी। यस, ये देखिए इसको कहते हैं हम लोग अध्वासन। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उल्टा लेट जाना है। आपके दोनों पैर जो हैं वो साथ में है, रिलैक्स्ड हैं। आपके जो दोनों हाथ हैं वो ऊपर सर की तरफ रहेंगे और आपके जो 4 आर्म्स हैं वो कान से टच रहेंगे। ओके, इस कंडीशन में आपको लेट जाना है। ऐसे में क्या होता है, आपका डिपेंड करता है कि कैसा पेशेंट का पोजीशन है। आप ट्राई कीजिए उसके एब्डोमेन, मतलब उसके टमी के नीचे 2-3 पिलो प्लेस कर दीजिए, 1 या 2 पिलो प्लेस करके देखिए। अगर उसको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो आप उसको 1-2 पिलो टमी के नीचे दे सकते हैं। और अगर उसको कंफर्टेबल लगता है तो आप उसको 1 पिलो यहाँ पे चेस्ट के नीचे लगाने को दे सकते हैं। तो दिस इज द आइडियल सिचुएशन, इसमें उसको लेटना चाहिए। अंजू जी, यस यू आर रेजिंग हैंड। ओके नीलिमा जी, यू कैन रिलैक्स। अंजू जी, you want to say something? हेलो हेलो Yes.
हाँ जी, थैंक्स डॉक्टर साधना गुप्ता, आई एम एंजॉइंग। आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं, आपने जो कल ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई थी, ये भी जरा प्लीज एक बार रिवाइज करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे, मेरे ख्याल से आज टाइम नहीं मिल पाएगा, इट इज 5:20 ऑलरेडी। अच्छा 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 अच्छा, मैंने मैं देखती हूँ अभी 1 मिनट में अगर करवा सकते हैं तो आई हाँ ट्राई। 1 मिनट, बस 1 मिनट, मैंने कहा लास्ट सेशन है तो मैंने कहा ये रिवाइज ओके करा दीजिए। ओके आई ट्राई। थैंक यू सो तो मच। ये हमको जब भी इस तरह का अक्यूट पेन होता है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को उल्टा लेटाएंगे, उसका मूवमेंट बिल्कुल बंद कर देंगे। हाँ, क्योंकि हमें इस समय स्पाइन को और उसकी मसल्स को कंप्लीटली रिलैक्स करना है। जितना ज्यादा हम उनको रिलैक्स रखेंगे उतना ज्यादा रिकवरी में अच्छा रहेगा। तो इसमें लेट के और हमें उसको कंप्लीटली रिलैक्स करवाना है। जितना ज्यादा उल्टा लेट के और स्ट्रेट अगर वो लेटेगा, मतलब इवन इतना होना चाहिए कि वो 2-3 दिन जब वो एक्यूट पेन है तब तक तो अगर मतलब बेड पे ही अगर यूरिन और स्टूल भी अगर कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब उठना नहीं चाहिए उस कंडीशन में पेशेंट को बिल्कुल भी, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है रिकवरी के लिए। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो 2-3 दिन में पेशेंट इस लायक हो जाता है कि वो थोड़ा सा मूव कर पाए है। फिर आप उसको चेस्ट के नीचे पिलो लगा के और दूसरा एक पोज करवा सकते हैं, जो कि नीलिमा जी मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ, एक बार मकर आसन बता दीजिए। यस, ये देखिए दिस इज पोजीशन, ये आप करवा सकते हैं जब पेशेंट का पेन कम हो गया है और वो थोड़ा रिलैक्सिंग कंडीशन में आ गया है, उसके बाद हम ये कर सकते हैं। तो ये जो पोज है इसको हम बोलते हैं मकर आसन। ठीक है, इसमें आपको 2 जगह पे मतलब लोअर बैक पे भी प्रेशर फील होगा और गर्दन में भी फील होगा, लेकिन इसको हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए हम इतना ही समझते हैं कि अध्वासन जो मैंने पहले बताया उल्टा लेट के, एंड जिसको हम टीवी पोस्ट भी बोलते हैं, बच्चे इस तरह से लेट के टीवी देखते हैं ना, तो इस तरह से इसका पूरा मैं आपको कल डिटेल में समझाऊंगी। आज आई एम वेरी सॉरी, आज टाइम हो गया इसलिए आज इसको आगे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो रिलैक्स नीलिमा जी हम एक बार कल फिर से करके बताएंगे। आप एक बार फटाफट से बेली ब्रीदिंग करके बता दीजिए, ओके, जो हमने कल सिखाया था। सब लोग देखेंगे, पैर फोल्ड करके सीधा लेट जाएंगे। ओके, नाउ धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को पूरा फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को पूरा अंदर लेकर जाएंगे, टमी को पूरा अंदर खींचेंगे, ऐसा इमेजिन करेंगे कि आपका जो नेवल है वो स्पाइन से टच हो गया है। ओके, यस, सांस लेते हुए इनहेल एंड रेज योर टमी अप, एक्सेल एंड पुल योर टमी डाउन। मैक्सिमम जितना कर सकते हैं पेट को पूरा फुलाना है सांस लेते लेते, और सांस छोड़ते छोड़ते पेट को पूरा अंदर खींचना है, नाभि को पूरा पेट तक खींचने की कोशिश करनी है। ओके, दिस विल गिव अ गुड स्ट्रेच टू योर एब्डोमिनल एंड कोर मसल्स। दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज, very easy exercise and very effective exercise. Okay, relax नीलिमा जी. I will have to end this session now. Yes, I will tell. I will tell Veera ji. So we will end this session here only because time is going up. So let's do prayer. हम अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो मैं कल लेती हूँ सेशन स्टार्ट करने के पहले, ठीक है? आज क्लास का टाइम हो रहा है इसलिए हम अभी प्रार्थना के साथ सेशन खत्म करेंगे। चलिए आएंगे, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे, दोनों हाथ ज्वाइन करेंगे। सबके मंगल की, सबके स्वास्थ्य की, सबके कल्याण की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति
शांति शांति। Rub your palms. Place it on your eyelids and gently open your eyes. पहले तेल पिलाते थे। Thank you all. Thank you everybody. Thank you, ma'am. So much. See you It was all so much. tomorrow. कल सब लोग प्लीज 4 बजे ही ज्वाइन करिए, क्योंकि ये टाइम ना फिर दूसरी क्लास का शुरू हो जाता है, इसलिए। ओके, चलिए, बाय एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Bye. बाय। Thank you so much.